साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे आरटी एक्ट 2011 राजस्थान के संदर्भ में। जो आरटी एक्ट है या आरटी रूल्स 2011 उसको अपन कह सकते हैं राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011। देखिए आप सबको पता है कि आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें जो धारा 38 है वो ये कहती है कि सभी राज्य सरकारें आवश्यक संशोधनों के साथ अपने राज्य में इसको लागू कर सकते हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को ये आरटी अधिसूचित हुई और 1 अप्रैल 2011 को ये क्रियान्वित हुई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरटी एक्ट जो 2011 या आरटी रूल्स जो 2011 है उसके अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं? 10 अध्याय है और नियम अपन कह सकते हैं या अपन धारा के रूप में भी अपन कह सकते हैं। तो उसमें टोटल नियम कितने हैं? 29 नियम। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे साथ में ये जो आरटी की जो रूल्स है वो भी क्लियर हो जाएगी और इनको अपन कैसे आसानी से याद कर सके इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। जो आरटी एक्ट जो 2009 और आरटी जो 2011 इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इनकी जो धाराएं हैं वो हमारे से एक तरीके से टकराव की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। तो इसका सबसे मेन तो आपके सामने उपाय एक ही है कि आप बार बार रिपीट करोगे तो काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी साथ में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आरटी जो एक्ट है 2009 उसके भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो धारा 1 है उसमें क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ठीक है। और अध्याय फर्स्ट की अपन बात करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आरटी जो है, ठीक है, धारा जो फर्स्ट है आरटी जो है राजस्थान के संदर्भ में तुरंत प्रभाव से लागू होगी और ये जो आरटी संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत लागू होगी। अब अपन बात करते हैं अध्याय जो फर्स्ट है प्रारंभिक। इसके अंतर्गत क्या आ जाती है? जो धारा जो 2 है वो शब्दावली से संबंधित है। चाहे आप आरटी 9 की बात कर लो चाहे आरटीई जो राजस्थान के संदर्भ में 2011, उन दोनों में जो धारा जो 2 है वो किससे संबंधित है? शब्दावली से संबंधित है, यानी उनकी व्याख्या की गई है। जैसे अपन कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा से मतलब क्या है? 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं ये जो स्कूल है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। या असुविधाग्रस्त जो समूह के बालक कौन होते हैं, दुर्बल वर्ग के बालक कौन होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी से क्या मतलब है, ऐसी कई प्रकार की जो शब्दावली है वो इसके अंतर्गत व्याख्या की गई है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं असुविधाग्रस्त के जो समूह के बालक कौन होते हैं, जैसे वंचित वर्ग इनको अपन कह सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जो अधिनियम 1995 है उसकी जो धारा 2 है उसमें जो निःशक्त बालक है वो भी असुविधाग्रस्त के अंतर्गत आ जाते हैं। और दुर्बल वर्ग जिनको अपन कह सकते हैं कमजोर वर्ग, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो शब्दावली हो जाती है थोड़ा विस्तृत रूप से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अध्याय जो सेकंड है वो किससे संबंधित है? एसएमसी से संबंधित। इन सबको आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो अध्याय है वो 2 किससे संबंधित है? एसएमसी से संबंधित। और अध्याय जो 2 है उसके अंतर्गत धाराएं आ जाती है। 2 के बाद में आप याद कर सके 3, 4 और 5 ये सभी किसके अंतर्गत है? अध्याय 2 के अंतर्गत। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो एसएमसी जो है जिसको अपन कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि आरटी एक्ट जो 2009 है उसके अंतर्गत जो जो धारा है 21 और 22 एसएमसी से रिलेटेड है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ये शुरू में ही दे दी गई है। जो धारा 3 है, 4 है ये और 5 है ये किससे संबंधित है? एसएमसी से संबंधित है। यहाँ पे जो धारा 3 है वो एसएमसी के कार्यों या एसएमसी की जो संरचना है उसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो एसएमसी होती है उसके 2 भाग होते हैं। एक तो होती है साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। तो साधारण जो सभा है उसके जो सदस्य है अपन कह सकते हैं जो जितने भी बालक विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन सभी के जो अभिभावक है या जो सभी सदस्य है और जो अन्य निर्वाचित जो व्यक्ति है वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? एसएमसी के सदस्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। और एसएमसी की बात करें बैठक तो 4 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है और अनिवार्य स्थिति में इसमें 2 दिन पूर्व। और एसएमसी जो अपन बात करते हैं साधारण सभा, साधारण जो सभा है वो अपन कह सकते हैं वर्ष में 3 मीटिंग इनकी हो जाती है जुलाई से मार्च के बीच में। अब यहाँ पे जो एसएमसी है उसकी साधारण सभा है
ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एसएमसी के कार्य। देखिए विद्यालय प्रबंधन जो समिति है उसके कार्य मोटे तौर पर अपन बात करें तो पहली बात है कि जो आरटी के दायरे में आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका प्रवेश सुनिश्चित हो। दूसरी बात है कि विद्यालय की मॉनिटरिंग करना, उसमें जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, वो सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा एसएमसी के कार्यों में अपन देख सकते हैं कि जो विद्यालय विकास योजनाएं बनाना है, मिड डे मील की जो योजना है उसको क्रियान्वयन करना, ठीक है, और विद्यालय में प्राप्त होने वाली जो सहायता है या जो व्यय है उनकी देखरेख करना, ये एसएमसी के कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धारा जो 4 है, कार्यकारी समिति या अपन कह सकते हैं कार्यकारिणी समिति। देखिए एसएमसी के दो भागों की मैंने बात की थी, हालांकि ये एसएमसी के अंतर्गत ही आ रही है कार्यकारिणी समिति या कार्यकारी समिति अपन इसको कह सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि जो कार्यकारी समिति होती है, जो साधारण सभा होती है, ठीक है, मैंने अभी बात की थी, उस साधारण सभा के ही जो लोग हैं उस मीटिंग में कार्यकारिणी समिति के लिए कुल 11 सदस्यों का चयन करते हैं। ठीक है, कितने? 11 सदस्य जो होते हैं उसी में से संबंधित कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके अंतर्गत कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत 16 है। कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल 16 सदस्य होते हैं। इनमें से जो 11 जो सदस्य हैं वो उनके अभिभावकों से संबंधित और 5 सदस्य जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कुल सदस्य कितने हुए हैं? 16 सदस्य। और यहाँ पे ये अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो 16 सदस्य हैं, कुल 16 सदस्य, उनमें से 50% महिलाओं का होना जरूरी है। उन 16 में से 50% महिलाओं का होना जरूरी, यानी कि 8 महिलाएं इसके अंतर्गत होगी कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कह सकती, ये जो 11 है, ठीक है, जो सदस्य है और 5 ये पदेन सदस्य, इन 11 में भी कम से कम कितनी? 6 महिलाओं का होना जरूरी है। समझिए आप, तो 6 महिलाएं तो ये हो गई और 2 महिला इनमें से पदेन जो है इनमें से हो जाएगी। समझ गए आप? ठीक है, तो यानी जो 16 सदस्य होंगे कुल, उनमें से अपन कह सकते हैं 50% महिलाओं का होना जरूरी है टोटल। तो इनमें 8 महिलाएं होगी 16 में से, लेकिन जो 11 जो सदस्य होते हैं उन अभिभावकों में से जो लोग हैं वो ही इनका चयन करते हैं। ठीक है, किस लिए? जन सहभागिता हेतु, या अपन कह सकते हैं जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। यहाँ पे यानी इन 11 में भी 6 महिलाओं का होना जरूरी है। इनमें एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे। अब जो 5 पदेन सदस्य कौन होंगे? देखिए कार्यकारिणी समिति में पहला है, इसमें पहला कौन हो गया? जो जहाँ पे विद्यालय है उस विद्यालय का कोई भी वार्ड पंच जो प्रतिनिधि है, पहला पदेन सदस्य वो हो गया। तो 11 के बाद में एक हो गया 12। उसके बाद में जो 13वां सदस्य है वो हो जाएगा पदेन सचिव। देखिए अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारिणी समिति या एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं बालक है उनमें से ही, अभिभावक में से होता है। और पदेन सचिव या अपन कह सकते हैं सचिव कौन होता है? संस्था का प्रधान। तो एक तो हो गया पदेन सदस्य, दूसरा हो गया पदेन सचिव, एक हो गया निर्वाचित अध्यापक। ठीक है, निर्वाचित अध्यापक होगा। उन निर्वाचित अध्यापक में आपको ध्यान रखना है कि महिला का होना अनिवार्य है। पहले प्राथमिकता किसको देनी है? महिला को देनी है। तो देखिए यहाँ पे 6 उन 11 में से तो थे, एक उसको माना किसको? जो निर्वाचित अध्यापक है उनमें से, जो अध्यापक है उनमें से ही एक अध्यापक को निर्वाचन करेंगे, तो 7 हो गए। ठीक है, और 2 सदस्य मनोनीत होती है। समझिए 2 सदस्य कौन होंगे इन 5 में? एक तो हो गया कौन? एक तो हो गया पदेन सचिव जो उस विद्यालय है वहाँ पे उसका वार्ड पंच। ठीक है, दूसरा एक हो गया पदेन सचिव, एक हो गया निर्वाचित अध्यापक। ठीक है, जो मैंने कहा यहाँ पे महिला का होना जरूरी है। और फिर है 2 मनोनीत सदस्य। उन 2 में भी क्या है? उन 2 में भी एक महिला का होना जरूरी है। जो विधानसभा सदस्य हैं वो मनोनीत करते हैं। तो देखिए महिलाओं की बात आई तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि 6 महिलाएं इसमें से होना अनिवार्य है। एक महिला वो निर्वाचित वाली हो गई 7, और एक महिला ये हो गई, तो टोटल 8 महिलाएं हुई कि नहीं हुई? तो ये इसके अंतर्गत है कार्यकारिणी समिति से संबंधित। तो आप समझ गए कुल 16 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। उनमें से 11 सदस्य तो वो हो गए और 5 पदेन सदस्य होते हैं। और इन 5 पदेन सदस्यों में तो एक पदेन सदस्य खुद वार्ड पंच, एक पदेन सचिव जो संस्था का प्रधान होता है, और एक निर्वाचित अध्यापक, और 2 जो है मनोनीत सदस्य। तो ये टोटल 16 हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन धारा 5 विद्यालय विकास योजना। देखिए
वर्ष या वित्तीय वर्ष पूरे होने तक उसे 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना का बनना जरूरी है। ये जो विद्यालय विकास योजना का जो गठन होता है, इसी के आधार पर सरकारें अनुदान देती है, ठीक है। और ये जो विद्यालय विकास योजना जो होती है वो 3 वर्षीय होती है। विद्यालय विकास योजना कितनी होती है? 3 वर्षीय होती है, और उसको भी 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे 3 उपवर्षीय योजनाएं। तो यहाँ तक जो धारा 5 है, यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो अध्याय जो 2 है उसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हो जाएगी या कौन कौन सी नियम हो जाएगी। धारा 2 में अगले से चालू कर दो, 3, 4, 5, यहाँ तक क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, इसके अंतर्गत अध्याय 3। देखिए अध्याय जो 3 है वो किससे संबंधित है? अधिकार से संबंधित। देखिए आपने आरटी एक्ट 2009 पढ़ा है, उसके अंतर्गत थी धारा 4। आरटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत धारा 4 थी कि बालक अपनी उम्र के अनुरूप प्रवेश पा सकता है। तो वो बात थी आरटी एक्ट की जो धारा 4 के अंतर्गत, यानी बालक उम्र के अनुसार प्रवेश पा सकता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि किसी बालक का अधिक उम्र यानी 9 वर्ष का हो गया और अब वो डायरेक्ट 4th क्लास में एडमिशन ले रहा है, लेकिन उसका स्तर तो नहीं है। तो वैसी स्थिति में राजस्थान में जो धारा 6 है या नियम जो 6 है वो किससे संबंधित है? विशेष प्रशिक्षण से संबंधित है कि अधिक आयु के प्रवेश लेने वाले जो बालक है उनके लिए राज्य सरकार विशेष उपबंध करेगी, यानी उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी जो न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक का हो सकता है। यहाँ तक धारा जो 6 है या नियम 6 है, अपन इनको नियम भी कह सकते हैं, धारा भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। आगे अपन बात करते हैं, अध्याय अपना 4 आ गया। देखिए अध्याय 3 को डबल कर लेना, ये किससे संबंधित है? धारा 6। अभी आपको लगभग ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब अपन बात कर रहे हैं अध्याय 4। अध्याय जो 4 है वो किससे संबंधित है? राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित। यहाँ पे देखिए धारा जो 7 है उसकी बात करते हैं कि विद्यालय का जो क्षेत्र का जो दायरा देखा जाता है कि विद्यालयों की अपन मॉनिटरिंग करते हैं। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि विद्यालयों की स्थापना कहाँ की जाए, ये राज्य सरकार इसके लिए वो अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं प्राथमिक जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। ये राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन होती है कि जरूरी नहीं कि सभी जगह 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित हो, या अपन कह सकते हैं 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। कुछ विशेष स्थितियाँ, जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र है या अपन कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक आबादी काफ़ी छितरी होती है, तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं वैसी स्थिति में वहाँ पे दूसरी चीज़ लागू होती है कि अगर वहाँ के लोगों की जो आबादी 150 है। दूसरी बात है कि 6 से 11 वर्ष के जो आयु के जो बालक है, न्यूनतम 20 अगर बालक है, तो वैसी स्थिति में सरकार वहाँ पे विद्यालय ओपन करने का विचार कर सकती है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत हो गया? इसके अंतर्गत विद्यालय का क्षेत्र। धारा जो 7 किससे संबंधित? विद्यालयों की स्थापना से संबंधित, ठीक है। आगे देखिए, और उच्च प्राथमिक की बात करें तो अगर वैसे 2 विद्यालय हैं और उन दोनों में कम से कम अगर 30 नामांकन है तो वैसी स्थिति में सरकार वहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर सकती है। तो ये जो धारा है 7 कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं धारा जो 8 है वो क्या? राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य क्या है कि वो आरटी के दायरे में आने वाले जो बालक है उनकी पहचान करेगी, ठीक है, उनकी पहचान करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी है जो धारा 8 है उनका ये भी दायित्व है कि सब उन बालकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उन बालकों को आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना, ठीक है, और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये किसके कर्तव्य आ गए? राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी। यहाँ जो धारा 9 है उसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट जो है 2009 उसमें भी जो धारा 9 है और यहाँ पे आरटी जो 2011 है उसमें भी जो धारा 9 है, दोनों स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित है। तो यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य क्या है कि स्थानीय प्राधिकारी हाउस होल्ड सर्वे करेगा कि उसके क्षेत्र है जो आरटी एक्ट के दायरे में आने वाले क्षेत्र है, 6 से 14 वर्ष तक के वो बालक है उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है, जैसे उनकी पहचान करना और उनका अभिलेख तैयार करना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आरटी एक्ट में दायरे में आने वाले जो बालक है वो ये सुनिश्चित होने चाहिए कि इस दायरे में आने वाले सभी बालक विद्यालय में प्रवेश लें, या अपन यह कह सकते हैं कि आरटी के दायरे में आने वाले सभी बालक विद्यालय में प्रवेश
ले चुके हैं या नहीं ले चुके, इसका अभिलेख उस स्थानीय प्राधिकारी के पास होना जरूरी है। स्थानीय प्राधिकारी होता कौन है? विद्यालयों का संचालन करने के लिए सरकार के द्वारा तय एक अधिकारी होता है, जो मॉनिटरिंग करना या अपन कह सकते हैं जो भी योजनाएं है उसको मूर्त रूप से लागू करवाने वाला जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? स्थानीय प्राधिकारी। तो धारा जो 7 है वो कंप्लीट हो गई है, धारा अब 7, 8 और 9। आगे अपन बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय जो 5 है वो है विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित। देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब जो है अध्याय 5, इसको आप 5 का जो टेबल है उससे संबंधित याद कर लो, 5, 10, 15, यानी अध्याय जो 5 है उसमें धाराएं कौन सी आ जाएगी? 10 से लेकर 15 तक। अध्याय जो 5 है उसके अंतर्गत धाराएं कौन सी आ जाएगी? 10 से लेकर 15 तक। तो 15 तक की जो धाराएं क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं धारा 10। धारा जो 10 है वो ये है कि असुविधाग्रस्त समूह के बालक, दुर्बल वर्ग के जो बालक है, ठीक है, उनका प्रवेश निजी विद्यालय में सुनिश्चित करवाना 25% सीटों पर। यानी असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के जो निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले 25% बालक है, उन पर उनका जो प्रवेश है उनका दायित्व राज्य सरकार का है कि उनको 25% सीटों पर उनको प्रवेश मिले निजी विद्यालय में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि देखिए 25% जो सीटें हैं उनको लॉटरी के द्वारा, अगर उस सीटों से ज़्यादा अगर मान लीजिए आवेदन आते हैं तो वैसी स्थिति में वहाँ पे लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा उन बालकों को लेना है। अब यहाँ पे आप समझिए इसमें कुछ विशेष बातें। मैंने कहा कि असुविधाग्रस्त के जो बालक है वो कौन होते हैं? मैंने कहा कि SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दुर्बल वर्ग, इसके अंतर्गत जैसे अपन बात कर सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और दूसरा आ जाता है इसके अंतर्गत निःशक्त जन। 1995 अधिनियम उसमें जो निःशक्त बालक है तो वो बालक इसके अंतर्गत आ जाते हैं असुविधाग्रस्त बालकों के अंतर्गत। और दुर्बल वर्ग के बालकों के अंतर्गत आ जाते हैं जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इन सीटों के बारे में कुछ नियम आपको पता होना जरूरी, कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं कि एक कोई भी विद्यालय है, निजी विद्यालय है, उसमें पहली कक्षा में अपन कह सकते, एक तो पहली बात तो ये है कि उस ग्राम पंचायत है, उसी ग्राम पंचायत के बालक इसमें एडमिशन लिए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरी ग्राम पंचायत का बालक है वहाँ पे एडमिशन ले, ऐसा इसके अंतर्गत प्रावधान नहीं है। तो जैसे कोई भी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में कोई भी विद्यालय है, निजी विद्यालय, उस निजी विद्यालय में पहली कक्षा के लिए उसके पास कितनी सीट है? जैसे अपन कह सकते हैं जैसे उसके पास मान लीजिए 40 सीट है। टोटल कितनी सीट है? 40। 25% के दायरे के अनुसार देखें तो उसके पास कितनी सीट होगी? उसके पास 10 सीटों पर वो प्रवेश दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कि जितने भी फॉर्म आते हैं, आवेदन आते हैं, उसमें जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, एक ही ग्राम पंचायत है, लेकिन उस ग्राम पंचायत में जैसे सपोज करो 20 वार्ड है, समझिए उस ग्राम पंचायत में वार्ड कितने हैं? उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत अपन कह सकते हैं जैसे टोटल कितने वार्ड है? टोटल 20 वार्ड है, ठीक है। उनमें से 15 वार्ड तो मुख्यालय से संबंधित है और 5 वार्ड हो गए ढाणियों से संबंधित, समझिए 15 वार्ड तो कितने मुख्यालय पर है और 5 जो वार्ड है वो ढाणियों से संबंधित है, यानी छोटे गाँव। लेकिन ग्राम पंचायत के अधीन है कौन? ये 20 वार्ड, लेकिन 15 वार्ड तो मुख्यालय पे हो गए और 5 ढाणियों में हो गई। अब यहाँ पे समझिए कि किसी विद्यालय में सीट कितनी है? टोटल 40। उसमें 25% के दायरे में कितनी सीट आएगी? वो 10 स्टूडेंट्स को अपन कह सकते हैं प्रवेश दे सकते हैं। अब समझिए कि इस वार्ड में ग्राम पंचायत से संबंधित ही उसके पास फॉर्म आ गए कितने? 10। उसके पास कितने फॉर्म आ गए? 10 फॉर्म आ गए। तो वैसी स्थिति में और जो 5 ढाणियों से संबंधित है वहाँ से फॉर्म आ गए 20, ठीक है। समझिए इन 15 वार्ड से जो ग्राम पंचायत मुख्यालय के थे, इन मुख्यालय से कितने फॉर्म आ गए? 10 फॉर्म आ गए। और ढाणियों के जो है 5 छोटे ढाणियाँ गांव है उससे संबंधित फॉर्म आ गए 20। तो वैसी स्थिति में इन 10 का ही एडमिशन होगा, इनको लॉटरी में शामिल ही नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आप समझे होंगे कि आरटी में ये रूल है निजी विद्यालयों में कि जो हेडक्वार्टर के जो लोग हैं उनको आप सबसे पहले प्राथमिकता दें। अगर सीट पूरी नहीं होती है तब आप वैसी स्थिति में उन ढाणियों के जो लोग हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। यानी लॉटरी जो है
है ना। फॉर्म उनके दो रूपों में लेने हैं। सबसे पहली बात, एक तो मुख्यालय स्तर के और एक हो गए उन ढाणियों से संबंधित है। अगर जैसे मान लीजिए, दूसरी बात ये समझिए, यही उदाहरण है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक गांव में 20 वार्ड है और उसमें 15 वार्ड तो जो है मुख्यालय से संबंधित और 5 वार्ड उसके जो छोटी ढाणियाँ हैं वगैरह उससे संबंधित है। तो टोटल फॉर्म कितने आ गए? टोटल फॉर्म आ गए 30। टोटल फॉर्म कितने हैं? 30। ठीक है, 10 तो आ गए इससे संबंधित, ठीक है, और 5 जो गांव है छोटे वाले वहाँ से आ गए 20, और 10 कहाँ से आ गए? इन 15 वार्डों जो मुख्यालय के थे। अब यहाँ पे उनके पास सीट कितनी है? 10 सीटें ही हैं भाई। 40 है तो उसका 25%, यानी उसके पास 10 सीट है। तो अब उसके पास टोटल फॉर्म ये वो दो भागों में बांटेंगे, एक तो मुख्यालय से आने वाले फॉर्म और ढाणियों से आने वाले फॉर्म। तो अब वो क्या करेगा? उसके पास 10 सीट है और 10 सीटें जो है उनके लिए आवेदन मुख्यालय से ही आ गए हैं। तो वैसी स्थिति में इन लोगों को वो लॉटरी में ही शामिल नहीं करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है कि उस मुख्यालय जो है उससे मान लीजिए फॉर्म आए कितने? 8 फॉर्म आए। उस वहाँ से कितने फॉर्म आए? 8, और उस ढाणियों से फॉर्म आ गए कितने? 20। तो यहाँ पे 8 का तो वो एडमिशन हो गया और बच गई सीट कितनी? 2। बच गई सीट कितनी? 2। इन 2 फॉर्म के लिए 20 लोगों की जो लॉटरी है वो होगी। 8 पर तो उनको जो मुख्यालय के जो लोग थे उनका जो बालक थे उनका एडमिशन हो गया है। बची सीट कितनी? 2। तो इन 2 एडमिशन के लिए 20 लोगों के बीच लॉटरी होगी। क्लियर? इसके अलावा एक नया नियम ये भी है कि कोई भी व्यक्ति, एक गांव में निजी विद्यालय 2 होते, 3 होते, 5 होते हैं, तो कोई भी अभिभावक एक से अधिक विद्यालयों में अपने बच्चे का आवेदन कर सकता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, किसी भी विद्यालय में जैसे सीट फुल हो गई, उसके बाद में भी ये जो लॉटरी में शामिल लोग हुए थे ना, बच गए जो 18, इनकी वेटिंग लगती है, इनकी वेटिंग होती है। तो अगर मान लीजिए वो 2 लोग आ जाते हैं यहाँ पे तो ठीक है, अगर एक ही आए तो वैसी स्थिति में जो उसके पिछला है, ठीक है, उसको एडमिशन मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। तो 25% सीटों पर जो प्रवेश का जो तरीका है ये भी आप समझ चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं धारा 11। धारा 11 जो ये कहती है प्रति बालक फीस का पुनर्भरण। देखिए, राज्य सरकार का ये दायित्व है कि उनके पास प्रवेश लेने वाली जो 25% सीटें हैं, उनको नामांकन हुआ है, उनका प्रवेश हुआ है, तो उनकी फ़ीस जमा कराने का जो दायित्व है राज्य सरकार का है कि उनकी जो फीस है उसका पुनर्भरण करेगी। इसके लिए जो है अपन कह सकते हैं कि भौतिक सत्यापन होगा निदेशक वगैरह जो अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद में निजी विद्यालय को फीस उसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा। कब? इसका भी 2 किस्त में फीस का पुनर्भरण होता है। एक तो होती है 31 अक्टूबर तक और दूसरी किस्त होती है 30 जून तक। तो ये जो धारा 11 है वो यहाँ पर कह सकते हैं नियम 11 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अपन धारा 12। धारा जो 12 है वो ये कहती है कि आयु के जो दस्तावेज है उनके आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा, और वो दस्तावेज उसके पास नहीं है तो वैसी स्थिति में भी उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। और वो दस्तावेज कौन कौन से? पहले बात करते हैं अपन जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा जो है वो हो गया अस्पताल का जो अभिलेख या ANM है उनके द्वारा जो जारी अभिलेख है। ठीक है, तीसरा आंगनबाड़ी का जो अभिलेख, और चौथा अपन कह सकते हैं माता पिता के द्वारा आयु का जो अपन कह सकते हैं घोषणा पत्र, ठीक है, एफिडेविट, उसके आधार पर बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा 12 है वो आयु के दस्तावेज के अंतर्गत आ गया। आधार कार्ड का कोई यहाँ पे नाम नहीं है। आगे अपन बात करते हैं धारा जो 13 है वो क्या है? विस्तारित कालावधि, यानी तय समय के बाद में भी बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। देखिए, विस्तारित जो कालावधि है वो 6 महीने है। प्रवेश ओपन होता है तो 6 महीने के दौरान उसका एडमिशन अपन करवाते हैं अधिकतम। लेकिन अगर उस समय के बाद में भी कोई बालक प्रवेश लेना चाहे तो उस बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। ये किस में है? ये है धारा 13 के अधीन। यानी उसको कह दो कि तेरा एडमिशन कभी भी हो जाएगा। यानी जो धारा जो 13 है वो विस्तारित कालावधि से संबंधित हो गया। अब अपन बात करते हैं धारा 14। धारा 14 है वो विद्यालयों को मान्यता से संबंधित है। देखिए, RT एक्ट जो लागू हुआ उसके बाद में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के चालू नहीं होगा या बिना मान्यता के वो विद्यालय जारी नहीं रख सकते हैं। उनको मान्यता लेनी होती है कौन से? राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम
1989, राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 के तहत उनको मान्यता लेनी होती है, धारा 14 और उसी से रिलेटेड है धारा 15। यानी अगर उसको वो तय मानक पूरे नहीं करते हैं समय पर 3 वर्ष के भीतर, तो वैसी स्थिति में उनकी मान्यता वापिस ली जा सकती है। और किसके तहत? राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ धारा जो 15 है वहाँ तक हर बात आपकी क्लियर हुई होगी। आगे अपन बात करते हैं अध्याय 6। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड शैक्षिक परिदृश्य की जो वीडियो आपको यहाँ पे मिल सकेंगे। अध्याय जो 6 है ये है अध्यापक से संबंधित। देखिए आपने जो RT एक्ट जो 2009 है उसमें आपने पढ़ी थी धारा जो 23 है, 23 से लेकर 28 तक, 23 से लेकर 28 तक शिक्षक से संबंधित थी। तो 23 में वहाँ पे शिक्षक के योग्यताएं थी। यहाँ पे RT जो 2011 है उसमें धारा 16 है कि शिक्षक की न्यूनतम योग्यता है। वैसे देखिए मुख्यतः जो NCTE जो है वो शिक्षकों की योग्यताएं तय करती है, जैसे उनकी जो पात्रता परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ये सब NCTE तय करती है। तो यहाँ पे जो धारा या नियम जो 16 है वो न्यूनतम योग्यता से संबंधित है। धारा 17 या नियम 17 वो क्या है? न्यूनतम योग्यता का शिथिलीकरण, यानी वो सरकार से अनुरोध कर सकती है न्यूनतम योग्यता में शिथिल करने के लिए, यानी कम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि उनको जितनी आवश्यकता है उस योग्यता के अनुरूप अगर उनको शिक्षक नहीं मिले तो वैसी स्थिति में न्यूनतम योग्यता में वो शिथिलीकरण भी कर सकते हैं। धारा जो 18 है वो है न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। देखिए जो धारा 16 है उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम योग्यता जो है वो तय की गई है, उस न्यूनतम योग्यता को अर्जित करना। देखिए पहले प्रावधान था कि RT जो लागू उसके 5 वर्ष के भीतर न्यूनतम जो योग्यता है सभी शिक्षक अर्जित कर लेंगे। लेकिन 2017 में इसको बढ़ाकर इसकी न्यूनतम योग्यता कितनी कर दी गई है? 9 वर्ष। यानी कि RT एक्ट 2010 को लागू हुआ था और मार्च 2019 तक सबको जो न्यूनतम योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए थी। तो धारा 18 नियम 18 तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं धारा 19, वो है शिक्षकों के वेतन से और उसके भत्तों से संबंधित। तो कौन सा नियम या जो धारा है RT 2011 के तहत, ठीक है। यहाँ पे अधिनियम की बात करें तो आप ध्यान रखना RT 2009 की बात की जा रही है, और नियम की बात की जाए तो ध्यान रखना वो RT जो 2011 है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो RTE जो 11 है उसमें जो धारा है या नियम 19 है वो शिक्षक के वेतन से संबंधित है कि शिक्षकों का वेतन और भत्ता है जो है उसका पैमाना क्या होगा। तो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, ठीक है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम और राजस्थानी प्रबोधक सेवा नियम, इन नियमों के तहत उनके वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। देखिए आगे देखिए धारा 20 शिक्षकों के कर्तव्य। देखिए शिक्षकों के कर्तव्य की बात करें तो धारा जो 24 है RT एक्ट 2009 उसमें जो धारा 24 है वो शिक्षकों के कर्तव्य से संबंधित थी। यहाँ पे जो धारा 20 है वो शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। यानी शिक्षकों के कर्तव्य क्या? देखिए सबसे पहले छात्र अभिभावक जो है छात्र संचयी रिकॉर्ड रखेंगे ताकि उसके आधार पर उनको पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जा सके। आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र हर बालक को देना जरूरी है जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाए। तो लेकिन वो दिया किस आधार पर जाएगा? वो दिया जाएगा उनका जो रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर। तो शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो बालकों का संचय रिकॉर्ड रखें। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आए, तय समय में उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाए, और अपन कह सकते हैं समय समय पर छात्र अभिभावक मीटिंग, ठीक है, या अपन कह सकते हैं PTM जिसको मीटिंग कहते हैं, अभिभावक और शिक्षक जो मीटिंग है वो आयोजित की जाए, ठीक है। और बालकों की जो स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत करवाया जाए। तो धारा जो 20 है वो शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित आ जाती है। आगे अपन बात करते हैं नियम 21, वो है छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित। तो देखिए RT में भी ये चीज़ मैंने क्लियर की थी अच्छे से। जो छात्र शिक्षक अनुपात, देखिए प्रारंभिक जो शिक्षा है वहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? 30 रहेगा, 30:1 का अनुपात रहेगा। यानी लेकिन ये जो है उनकी अपन कह सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, अपन कह सकते हैं यहाँ पे समझिए इसमें कि 30 तक बालक है वहाँ पे कितने शिक्षक? 1, ठीक है। 31 से लेकर 90 तक वहाँ पे शिक्षक कितने होंगे? 2। 91 से 120 शिक्षक होंगे, सॉरी यहाँ पे 31 से 60 तक यहाँ पे 2 गए, और 60 से 90
वहाँ पे शिक्षक हो गए 3 और 61 से 90 होगा सॉरी, और 91 से 120 तक शिक्षक होंगे कितने 4। और यहाँ बात करेंगे 121 से लेकर 200 तक, ठीक है, शिक्षक कितने होंगे 5 शिक्षक होंगे। अब बात करते हैं, आप कहोगे कि सर 150 पर ही हो गए 5 शिक्षक, लेकिन यहाँ पे अनुपात बदल जाता है, यानी बाद में अगर 150 से ऊपर स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट सृजित हो जाती है। यहाँ पे आप समझिए 121 बालक होते ही वहाँ पे शिक्षक कितने हो जाएंगे 5 शिक्षक हो जाएंगे, और 121 से लेकर भले ही 199 या 200 इस टीचर कितने रहेंगे 5 ही रहेंगे। हालांकि ये जरूर है कि 150 से ऊपर होते ही वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक अलग से हो जाएगा। तो 200, आपको ये क्वेश्चन 2 रूपों में पूछा जा सकता है कि किसी प्राथमिक विद्यालय में कुल 200 बालकों का नामांकन है, या आपको ये कह दिया कि कुल 150 बालकों का नामांकन है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे संस्था प्रधान सहित कुल कितने अध्यापक होंगे, तो वहाँ पे कुल कितने होंगे 5 + 1 6 अध्यापक होंगे। अगर आपको पूछा जाए कि 145 स्टूडेंट है तो वहाँ पे कितने होंगे, तो वहाँ पे कितने होंगे, वहाँ पे अध्यापकों की केवल बात की जाए तो वहाँ पे कुल 5 अध्यापक हो जाएंगे, ठीक है। उच्च प्राथमिक की बात करें तो अनुपात रहेगा कितना, अनुपात रहेगा 35:1 का अनुपात। उच्च प्राथमिक कितना रहेगा 35:1 का। और अगर 100 स्टूडेंट यानी 6 से 8 तक के 100 स्टूडेंट होते तो वहाँ पे एक संस्था प्रधान स्थायी पूर्णकालिक हो जाएगा। तो ये बात हो गई भाई धारा 21 छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हुई। आगे अपन बात करते हैं, अध्याय अपना 7 है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा। आरटी एक्ट जो 2009 है, आप सबको पता है आरटी एक्ट जो 2009 है उसकी जो धारा 29 है उसमें ये प्रयोजन किया गया है कि प्राथमिक अपन कह सकते हैं उनका जो पाठ्यक्रम और उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी तय होगा। तो राजस्थान में शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा, धारा 22 के तहत वर्तमान में RSCERT जो है उसका मुख्यालय जो है उदयपुर, वो शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में है जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। जो धारा 22 है वो क्या है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित। धारा जो 23 है वो ये कहती है, धारा जो 23 है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उसको पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाना जरूरी है। किसके अंतर्गत, पूर्णता प्रमाण पत्र किससे संबंधित, धारा 23 से संबंधित। अब आगे अपन बात करते हैं अध्याय 8। अध्याय जो 8 है वो है शिकायत निवारण से संबंधित। तो देखिए इसमें शिकायत निवारण की बात है तो इसके अंतर्गत 2 धाराएं आ जाती है, धारा 24 और धारा 25। धारा जो 24 है वो है अध्यापकों की शिकायत निवारण, पहले अध्यापकों की शिकायत का निवारण, और जो धारा 25 है उसके बाद में छात्र या जो अभिभावक है उनकी शिकायतों का निवारण। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं समझने वाली कि जो धारा जो 24 है अध्यापकों की शिकायत का निवारण, उसके लिए एक शिकायत निवारण जो समिति का गठन होगा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर जो समिति है उसका जो मुख्य व्यक्ति कौन होगा, ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा अपन कह सकते हैं BDO। ब्लॉक स्तर पर कौन होगा, यहाँ पे समझिए BDO। BDO जो होता है उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, शिकायत निवारण समिति। और एक जो होगी CEO, जिला स्तर पर कौन CEO और ब्लॉक स्तर पर BDO। BDO कौन होता है, खंड विकास अधिकारी, और CEO होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो यहाँ पे जो BDO है और CEO है, ब्लॉक स्तर पर BDO, उसकी अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा BDO, और जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा CEO। तो इसके अलावा भी इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष जो अध्यक्ष के अलावा सदस्य और सदस्य सचिव होता है। ध्यान रखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सदस्य कौन होता है, ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक जो अपन कह सकते हैं CBO अपन वर्तमान में कहते हैं, और पहले अपन कहते हैं प्रारंभिक जो अपन कह सकते हैं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो इसको अपन कह सकते हैं सदस्य जो होगा वो कौन हो गया BEO, या अपन कह सकते हैं इसको CBO। और एक होता है सदस्य सचिव, तो CBO या BEO के नीचे एक और होता है जिसको अपन कह सकते हैं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे 3 पद हो गए। ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष कौन होगा, खंड विकास अधिकारी कौन होगा, ठीक है BDO हो गया। सदस्य कौन होगा, जो CBO है
ठीक है। और सदस्य सचिव कौन होगा? अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। और वही चीज़ वहाँ पे है जिला स्तर पर CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला स्तर पर कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं अध्यक्ष तो कौन हो गया? CEO, सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी, और अपन कह सकते हैं सदस्य सचिव कौन होगा? अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। तो वो वहाँ पे कोई भी अध्यापक अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। धारा जो 25 है वह है बालकों एवं माता पिता की शिकायतों का निवारण से संबंधित। देखिए बालकों की कोई भी शिकायत हो धारा 25 के तहत, ये महत्वपूर्ण आप ध्यान रखें, धारा जो 25 है वो बालकों की शिकायत से संबंधित है। तो बालकों की जो कोई भी शिकायत है तो उस शिकायत को वो जो SMC के जो अध्यक्ष है उनको वो अपनी शिकायत करेंगे, और अगर वो उसकी शिकायत का निवारण नहीं होता है तो वैसी स्थिति में वो स्थानीय प्राधिकारी या जो बालक अपन कह सकते हैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग में वो अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो शिकायत का निवारण 3 महीने में होना जरूरी है, चाहे वो SMC के द्वारा हो या फिर स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा। तो धारा 25 क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं अध्याय 9, बालक अधिकार को जो संरक्षण वो अध्याय 9 के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत देखिए जो धारा 9 है, धारा जो 9 है वो है बालक अधिकार संरक्षण आयोग। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि बालक अधिकार जो संरक्षण आयोग अधिनियम कौन सा? 2005। उस अधिनियम की जो धारा जो 3 है उसके तहत बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है। बालक अधिकार जो संरक्षण आयोग का कार्य क्या है? शिकायत और जो परिवेदनाएं है उनका समय पर निपटारा करना, ठीक है। तो ये बालक अधिकार संरक्षण का कार्य हो गई। और फिर धारा जो 27 है बालक अधिकार संरक्षण को अपन किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं, ये जो रीति दी गई है वो धारा 27 के अंतर्गत, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन भी जारी किए गए हैं 1098 इसके अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत। और आगे अपन बात करते हैं धारा 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। ये भी एक महत्वपूर्ण आपको समझना है कि राज्य सलाहकार जो परिषद है, ठीक है, और वहाँ पे अपन बात करते हैं जो धारा जो 34 थी RT एक्ट की, ठीक है, उसके अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद गठन उसका हो रहा है। यहाँ पे राज्य सलाहकार जो परिषद गठन है कि इन जो RT है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लागू किया जाए। तो राज्य सलाहकार जो है वो उसके बारे में राय समय समय पर प्रदान करती है। तो राज्य सलाहकार जो परिषद है उसकी 3 महीने में मीटिंग होना जरूरी है। और इस जो राज्य सलाहकार जो परिषद होता है उसके अंतर्गत कुल 15 सदस्य होते हैं। राज्य सलाहकार जो परिषद होता है उसके अंतर्गत कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें एक जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, और बाकी के 14 सदस्य। तो इसके अंतर्गत 1/3 महिलाओं का होना भी जरूरी है। तो राज्य सलाहकार परिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं अंतिम अध्याय 10 प्रकीर्ण से संबंधित। अगर इस नियमावली में किसी प्रकार की शंका है तो उसकी अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को होगा। तो दोस्तों ये था अपनी RT नियमावली 2011। आपको कैसे लगी आप एक कमेंट जरूर करके बताएं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी उससे भी जुड़ सकते हैं। और इससे संबंधित जो शैक्षिक परिदृश्य उसके भी आपको अलग से वीडियो और मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अब इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए। धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।